तिवारीपुर गांव में दो परिवार रहते थे। मोहन का परिवार बहुत गरीब था, वहीं दूसरी तरफ सोहन का परिवार बहुत अमीर था। दोनों की पत्नियां गर्भवती हो जाती हैं। कश्मीरा, मैं चाहता हूँ कि हमारे घर पर एक बेटी पैदा हो। हम उसका नाम लक्ष्मी रखेंगे। पर मैं चाहती हूँ कि हमारे घर बेटा पैदा हो, हम उसका नाम कुबेर रखेंगे। कश्मीरा, ये तो सब ऊपर वाला ही तय करेगा। ऊपर वाला जो भी देगा हमें दिल से स्वीकार करना होगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वहीं दूसरी तरफ सोहन अपनी पत्नी से बातें कर रहा है। रानी, मुझे पूरा भरोसा है कि ऊपर वाला इस बार हमारे साथ गलत नहीं करेगा। ऊपर वाला अभी तक कर रहा था क्या? कोई भी संतान जीवित क्यों नहीं बचती हमारे यहाँ? इससे पहले 3 बार मुझे माँ बनने का मौका मिला, लेकिन जन्म होते ही वो चल बसे। जब तक हमारे घर संतान पैदा नहीं होती हम कोशिश करते रहेंगे, और तब भी अगर कुछ ना हुआ तो हम बच्चे गोद ले लेंगे ना। तुम परेशान मत हो, पैसों में बड़ी ताकत होती है। डिलीवरी का दिन आता है। गांव के ही छोटे से सरकारी अस्पताल में मोहन और सोहन दोनों की पत्नियों की डिलीवरी दिन एक ही है। सोहन जी, माफ कीजिए, या तो मैं सिर्फ आपकी पत्नी को बचा सकता हूँ या फिर बच्चे को। दोनों का बचना नामुमकिन है। डॉक्टर की बात सुनकर सोहन एक बार फिर से परेशान हो जाता है, क्योंकि ये घटना उसके साथ इससे पहले भी 2-3 बार हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, अगर हमने बच्चे को बचाया तो माँ मर जाएगी, माँ को बचाया तो बच्चे को ना देखकर माँ वैसे ही मर जाएगी। प्लीज इस बार कुछ कीजिए। सोहन डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन डॉक्टर नहीं मानता। उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि आखिर वो क्या करे। डॉक्टर साहब, आप चाहे जितने रुपए ले लीजिए, 5 लाख 10 लाख, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए कि माँ और बेटा दोनों बच जाए, या फिर रानी की गोद में किसी न किसी तरह जब सुबह उसकी आंख खुले तो एक औलाद होनी ही चाहिए। इतने में कंपाउंडर डॉक्टर के कान में आकर कुछ कहता है। आप जरा मेरे साथ आइए। सोहन डॉक्टर के साथ उसके केबिन में चला जाता है और दोनों अकेले में बातें कर रहे हैं। देखिए सोहन जी, मेरे पास एक जुगाड़ है। लगता है ऊपर वाले ने कुछ इंतजाम करके भेजा है इस बार। जल्दी बताइए डॉक्टर साहब, आखिर क्या करना होगा मुझे? इसी अस्पताल में एक माँ ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है। अभी तक उन्हें ये नहीं पता है। अगर आप चाहें तो एक बच्ची मैं आपको दे सकता हूँ चुपके से, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं तैयार हूँ डॉक्टर साहब। उस अस्पताल में मोहन और कश्मीरा की 2 जुड़वा बेटी पैदा होती हैं, लेकिन वो डॉक्टर चुपके से एक बेटी को सोहन की पत्नी के वार्ड में सुला देता है। जब रानी की आंख खुलती है तो वो अपने पास एक बच्ची को देखकर खुश हो जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। इतने में वहाँ पर सोहन आ जाता है। आज तो तुम खुश हो ना रानी, हमारे घर एक बेटी ने जन्म लिया है, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मोहन और उसकी पत्नी कश्मीरा अपने घर में अपनी बेटी के साथ खेल रही हैं। बेटा लक्ष्मी, ये बिल्कुल तुम पर गई है कश्मीरा। हम अपनी बच्ची को बहुत ही नाजों से पालेंगे, इसे कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। एक तरफ लक्ष्मी एक गरीब परिवार में बड़ी होने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी की ही बहन मीरा एक अमीर परिवार में बड़ी होने लगती है। गांव के सभी लोग एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। लक्ष्मी और मीरा भी उसी स्कूल में पढ़ती थीं, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थीं कि वो दोनों सगी बहनें हैं। मीरा, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? दूर हट मुझसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? अगर मेरे माँ पापा को पता चल गया कि मैंने तुम जैसी भिखारिन से बात की है तो वो लोग मुझे बहुत डांटेंगे। मैं भिखारिन नहीं हूँ, तुम गलत समझ रही हो। मेरे माँ पापा ने सिखाया है, जितने भी गरीब लोग होते हैं सब भिखारी ही होते हैं। लक्ष्मी से उस स्कूल में कोई भी बात नहीं करता था, क्योंकि वो गरीब घर की लड़की थी। मीरा अपनी सहेलियों के साथ अक्सर बिल्लू काका की दुकान पर समोसे खाया करती थी और लक्ष्मी दूर से उन्हें देखा करती थी। मेरा भी समोसे खाने का मन होता है, लेकिन मैं पापा से नहीं कह सकती, वो वैसे ही परेशान रहते हैं। अरे बिल्लू काका, कभी कभी तो आप बहुत अच्छे समोसे बना देते हो, पर आज तो 1 नंबर के घटिया समोसे बनाए हैं आपने। नहीं खाने मुझे, फेंक दो सब लोग। मीरा और उसकी सहेलियां अपने अपने समोसे डस्टबिन में फेंक देती हैं और बिना पैसे दिए वहां से चले जाते हैं। दुकानदार उन्हें पुकारता रहता है, लेकिन वो एक नहीं सुनती। ये लोग तो खाने का इतना अपमान करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी दूर से ये सब देख रही थी। चुपके से वो डस्टबिन के पास जाती है और सारे समोसे उठाकर ले आती है और अकेले में खाने लगती है। लेकिन तभी लक्ष्मी की ये हरकत दूर से वो दुकानदार देख लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, कितना अंतर है इन दोनों में। लक्ष्मी के माता पिता खेतों में काम करके, मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सोहन की बेटी मीरा बहुत घमंडी हो चुकी थी, जबकि दोनों सगी बहनें हैं, पर इस बात से अभी तक अनजान है।
एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद मीरा अपनी सहेलियों के साथ लक्ष्मी से बातचीत करने की कोशिश करती है। अरे लक्ष्मी, तुम पैदल ही जाती हो क्या? हाँ, मैं तो रोज अकेले ही पैदल चली जाती हूँ क्योंकि मुझसे कोई बात ही नहीं करता। आज से तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। आज से हम सब दोस्त हैं। तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। हम सभी सहेलियां स्कूल के पीछे जंगल में अमरूद तोड़कर खाने जा रही हैं। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, मुझे अमरूद खाना बहुत पसंद है। लक्ष्मी मीरा की सहेलियों के साथ स्कूल से थोड़ी दूर पर किसी जंगल में चली जाती है। मीरा और उसकी सहेलियां अचानक धीरे धीरे चलने लगती हैं और लक्ष्मी बड़ी ही खुशी के साथ उछलते कूदते आगे आगे जंगल में चलती जाती है। अचानक लक्ष्मी किसी दलदल में फंस जाती है। बचाओ बचाओ, मीरा मीरा, मैं डूब रही हूँ। मीरा और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। बड़ा मजा आया। मीरा अपनी सहेलियों के साथ उस जंगल से चली जाती है। उसकी अनजान बहन लक्ष्मी उस दलदल में डूबने लगती है। वहां पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं है। तभी अचानक पेड़ से एक पीले रंग का सोने का सूट लक्ष्मी के ऊपर ही गिर जाता है। उसे पकड़कर लक्ष्मी दलदल से बाहर आ जाती है। तभी अचानक वो पीले रंग का खूबसूरत सूट बोलने लगता है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। ये सूट तो बोल रहा है। हाँ लक्ष्मी, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं सोने का सूट हूँ। इस सूट में एक पॉकेट है। इससे जितना भी धन निकालती जाओगी कभी कम नहीं पड़ेगा। और जब तक ये सूट तुम्हारे घर में रहेगा तब तक पूरा परिवार संपन्न रहेगा। वो सोने का सूट लेकर सीधा अपने घर चली जाती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उसके बाद वो लोग बहुत धनवान हो जाते हैं, अच्छे घर में रहने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि लक्ष्मी अपने माता पिता के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही थी। तभी मीरा की नजर उस पर पड़ जाती है। ये तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी, लक्ष्मी। मीरा जोर जोर से लक्ष्मी को पुकारती है। उसकी आवाज सुनकर लक्ष्मी के पिता अपनी कार रोक देते हैं। मीरा उसके पास आ जाती है। लक्ष्मी, तुम तो पूरी तरह से बदल गई। तुम इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? उस जंगल वाली घटना के बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैं दोबारा वापस आई थी लेकिन तुम मिली ही नहीं। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे पापा ने दूसरे स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया था, इसलिए मैं अब उस स्कूल में नहीं आती हूँ। और तुम मुझसे माफी मत मांगो। बच्चे तो ऐसी हरकतें किया ही करते हैं, उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? किस बात की माफी मांग रही हो बेटा? अरे कुछ नहीं पापा, हम लोग खेल रहे थे। मीरा ने उस खेल में बेईमानी कर ली थी, उसी की माफी मांग रही है और कुछ नहीं। इतने में वहां पर मीरा के पिताजी भी आ जाते हैं। उनकी हालत अब पहले से बहुत खराब हो चुकी थी। उनका सारा धंधा चौपट हो चुका था। इस वजह से अब वो लोग गरीब हो चुके हैं। मीरा, यहाँ क्या कर रही हो? पापा, ये मेरी सहेली है लक्ष्मी और ये उनके माता पिता। क्या मैं आप लोगों से कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं भाई साहब। मुझे पैसों का बहुत घमंड हो गया था, इसीलिए मेरा सारा बिजनेस चौपट हो चुका है। मैं सब कुछ पैसे को ही मानता था। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वरना मेरे अंदर वो एक बोझ सा हमेशा बनकर रहेगा। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? मैं आपका कर्जदार हूँ। उस दिन आपके घर एक नहीं बल्कि जुड़वा बेटी पैदा हुई थी। अगर आप चाहे तो डॉक्टर से पूछ लीजिए। मेरी पत्नी का मिसकैरेज हो गया था, लेकिन ये बात मैंने उससे छुपा ली और डॉक्टर को 5 लाख रुपए देकर चुपके से आपकी एक बेटी मैंने ले ली। इसका मतलब लक्ष्मी और मीरा सगी बहनें हैं? हाँ भाई साहब। लक्ष्मी मेरी बहन है। मैं बहुत खुश हूँ पापा। मैंने अपनी बहन के साथ कितना गलत किया। तो इस तरह से दोनों बहनों को पता चल जाता है कि वो दोनों सगी बहनें हैं। मोहन सोहन की बिजनेस में उसकी मदद करता है और दोनों परिवार एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। सोनपुर गांव में पूनम की ननद संध्या के घर के ठीक सामने रहने वाले लड़के से उसकी शादी हो जाती है। ससुराल पड़ोस में ही होता है उसका। विदाई के वक्त संध्या फूट फूट कर रोती है। तभी उसकी भाभी पूनम अपनी ननद के कान में कहती है, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर संध्या। दीवार के उस पार तो तेरा मायका है। कभी फुदक कर ससुराल में तो कभी फुदक कर मायके में। इसमें रोने वाली क्या बात है? अगर मैं नहीं रोई तो उस चाय वाले कांड की तरह फिर से ससुराल वाले रिश्ता तोड़ देंगे। कुछ महीने पहले। हमारी बिटिया रानी को तो आप जानते ही हैं, पंडित जी ने बताया ही होगा। पंडित जी ने बताया ही था,
पर अगर वो ना भी बताते तो हमें आपकी बेटी के बारे में सब पता चल चुका है। ऐसा क्या पता चल गया आपको हमारी बेटी के बारे में घनश्याम जी? इससे पहले कि घनश्याम उसकी बात का जवाब दे पाते, उससे पहले घनश्याम की पत्नी राधिका बीच में बोल पड़ती है। इतना हैरान होने की बात नहीं है, जो हमें पता चला है वो शायद आपको भी नहीं पता। राधिका की बात सुनकर पूनम के सास ससुर यानी संध्या के माँ बाप थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। अरे आप लोग घबराइए मत, इसकी तो मजाक करने की आदत है। बात दरअसल ये है कि जब हम आपके घर आ रहे थे तो हम रास्ता भटक गए। हमने गांव वालों से जब आपके घर का रास्ता पूछा तो उन्होंने हमें बहुत इज्जत दी, पानी पिलाया, फिर घर के बाहर तक छोड़ गए। हाँ, गांव वालों ने बताया कि आपका परिवार पूरे गांव में सबसे अच्छा है, बहुत संस्कारी हैं आप लोग। ये बात सुनकर संध्या के माता पिता चैन की सांस लेते हैं। अरे बहन जी, हमारा पूरा गांव ऐसा ही है, सब एक दूसरे को अपना ही परिवार जैसा मानते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अरे संध्या बिटिया, अरे ओ संध्या बिटिया। संध्या अपने कमरे में कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। तभी उसके कमरे में उसकी भाभी पूनम आ जाती है। अरे ओ ननद जी, सासू माँ कब से आवाजें लगा रही हैं, सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो आप मेरे पास काहे आ गई भाभी? कोई काम होगा, आप ही सुन लो ना क्या कह रही हैं माँ, काम चोर हैं आप। माँ जी, संध्या सो रही है, मैं आ जाऊं क्या? इतना सुनते ही संध्या की माँ भी उसके कमरे में आ जाती है। नहीं बहू, मैंने संध्या को आवाज दी है तो संध्या से ही काम होगा ना। माँ, आप अपनी बेटी के सामने अपनी बहू की तरफदारी कर रही हो। चुपचाप किचन में जाकर 5 लोगों के लिए चाय बना कर ला, बाहर कुछ मेहमान आए हैं। माँ, भाभी से बोल दो ना चाय बनाने को, भाभी बहुत अच्छी चाय बनाती है, और वैसे भी मैं अभी बिजी हूँ। इतना कहकर संध्या फिर से हेडफोन अपने कानों में लगाकर गाने सुनने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसके कानों से हेडफोन खींच लेती है। उन लोगों को तेरे ही हाथ की चाय पीनी है। माँ, आप तो जानती हो मैं बहुत बुरी चाय बनाती हूँ, भाभी से बोल दो चाय बना दे। तू नहीं सुधरेगी बहू, तू ही चाय बना दे, तब तक मैं बाहर संभालती हूँ। ठीक है माँ जी। संध्या, तू चाय लेकर बाहर तो जा सकती है ना? हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। ठीक है माँ जी, बस मैं 2 मिनट में चाय बनाती हूँ, आप चलो, मैं चाय के साथ संध्या को बाहर भेजती हूँ। देखा, बहू के रूप में मुझे एक बहुत अच्छी बहू मिली है। इतना कहकर पूनम की सास बाहर चली जाती है। अब कम से कम किचन में मेरी मदद तो कर ही सकती है। हाँ, क्यों नहीं भाभी, चलिए। पूनम चाय बना रही है और उसकी ननद संध्या सिर्फ देख रही है। चीनी का डिब्बा कहाँ गया? संध्या देखना चाय उबलने ना पाए, मैं चीनी लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। पूनम चीनी का डिब्बा ढूंढने लगती है। इतने में संध्या के दिमाग में खुराफात घूमने लगती है। भाभी को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है ना, आज मौका अच्छा है। इससे पहले कि पूनम कुछ देख पाती, संध्या जल्दी से उस चाय में ढेर सारा नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल देती है और गाय की तरह सीधी बनकर खड़ी हो जाती है। ये डाल दी चीनी। थोड़ी देर में चाय बनकर तैयार हो जाती है और संध्या चाय लेकर बाहर चली जाती है, बिल्कुल गाय बनकर। ये है मेरी बेटी संध्या। नमस्ते। खुश रहो बेटा। संध्या चाय देकर वहां से चली जाती है। सभी लोग जैसे ही चाय पीते हैं, वैसे ही सब लोगों की चाय गले से उतरने से पहले बाहर आ जाती है। अरे बाप रे, ये चाय है या जहर? आपकी बेटी चाय ऐसी बनाती है तो खाना कैसा बनाती होगी? हाँ बहन जी, हम इतने अमीर तो है नहीं कि खाना बनाने के लिए हम नौकर रख सके। माफ कीजिए, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। चलिए यहाँ से। 1 मिनट, हमारी बात तो सुनिए। देखिए, अब हमें कुछ नहीं सुनना। वो लोग संध्या का रिश्ता ठुकरा कर वहां से चले जाते हैं। तुमने अपनी लाडली को चाय तक बनाना नहीं सिखाया, गांव वाले क्या सोचेंगे? वो लोग हमारा रिश्ता ठुकरा कर चले गए, कितनी शर्म की बात है। इसमें संध्या की कोई गलती नहीं है। पूनम, यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी? मत कहो मुझे माँ जी, तुम अपनी ननद से इतना जलती हो कि चाय में इतना सारा नमक और लाल मिर्च डाल दी ताकि संध्या की सबके सामने बेइज्जती हो जाए। ये तुम क्या कह रही हो? चाय तो संध्या ने बनाई है ना? नहीं बाबूजी, चाय मैंने ही बनाई है। क्या? इतने में पूनम का पति संजय वहां पर आ जाता है। क्या हुआ माँ, सब लोग एक साथ? बेटा, मैं पूनम को अपनी बेटी मानती थी, पर इसकी वजह से आज तेरी बहन का रिश्ता टूट गया। पूनम की वजह से? लेकिन कैसे? संजय की माँ सब कुछ उसे बताती है। माँ जी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो क्या कोई भूत आकर चाय में नमक और मिर्च डालकर चला गया क्या? संध्या को अब बर्दाश्त नहीं होता। बस करो आप लोग, भाभी की कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वो लोग मुझे देखने आए थे। सब लोग हमेशा भाभी की तारीफ किया करते हैं, इसलिए मैंने ही उनसे बदला लेने के लिए चाय में लाल मिर्च और ढेर सारा नमक डाल दिया।
ताकि भाभी की बदनामी हो जाए। सब लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। रहने दीजिए माँ जी, संध्या भी बच्ची है, रिश्ते तो भी बहुत आएंगे। संध्या, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपनी भाभी से चाय और खाना बनाना सीख लो। ठीक है भैया, भाभी मुझे माफ कर दो। संध्या माफी तो मांग लेती है, पर आलस की वजह से वो खाना बनाना नहीं सीखती। खैर, कुछ दिनों के बाद उसी गांव के एक लड़के से संध्या की शादी हो जाती है। ससुराल पड़ोस में ही होता है उसका। विदाई के वक्त संध्या फूट फूट कर रोती है, तभी पूनम उसके कान में कहती है, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर संध्या, दीवार के उस पार तो तेरा मायका है, कभी फुदक कर ससुराल में तो कभी फुदक कर मायके में, इसमें रोने वाली क्या बात है। अगर मैं नहीं रोई तो उस चाय वाले कांड की तरफ फिर से ससुराल वाले रिश्ता तोड़ देंगे। गांव वाले कहेंगे कि देखो कितनी बेशरम लड़की है, विदाई वाले दिन भी नहीं रो रही है, फिर से कहीं शादी टूट गई तो। हो मेरी ननद बिल्कुल पागल है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक रात संध्या का पति विवेक परिवार के साथ खाना खा रहा था। संध्या, तुम अच्छा खाना बनाना आखिर कब सीखोगी? अरे कम से कम अपनी भाभी से तो कुछ सीखो। संध्या अपने सास ससुर की तरफ देखती है। वो लोग सीधे साधे थे। उन्होंने खुद संध्या को पसंद किया था, इसलिए बेचारे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। जी पति परमेश्वर, मैं एक दिन खाना बनाना जरूर सीख लूंगी। खाना खाने के बाद विवेक अपने कमरे में आता है और देखता है कि संध्या अपना बैग पैक कर रही है। अरे संध्या, कहाँ जाने की तैयारी है? मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बैग पैक करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मुझे मायके जाने से रोकने की बजाय तुम पूछ रहे हो कि बैग पैक करने की क्या जरूरत है? अरे मेरा वो मतलब नहीं था संध्या। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ठीक है? अब मैं बिना पैक किए ही मायके चली जाती हूँ। अरे ठीक है, चली जाना, लेकिन अभी तो सो जाओ। ना 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 ना, मैं सुबह नहीं, अभी मायके जा रही हूँ। संध्या उसी हालत में बाहर आ जाती है। दीवार के उस पार संध्या का मायका था, इसलिए वो दीवार फांद कर अपने मायके जाने लगती है। अरे पागल, रुको, इतनी रात में अपने घर वालों को परेशान मत करो, नीचे उतरो। मैं नहीं उतरूंगी। संध्या दीवार पर चढ़ी हुई है। आवाजें सुनकर मायके और ससुराल वाले बाहर आ जाते हैं। अरे संध्या, इतनी रात में दीवार पर क्यों चढ़ी हो? अच्छा, अब मैं पराई हो गई, अब मैं अपने घर भी नहीं आ सकती। अरे क्यों नहीं संध्या, लेकिन तुम दरवाजे से भी तो आ सकती हो, दीवार फांदने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं दरवाजे से आती हूँ भैया। संध्या उस रात अपने मायके आ जाती है। सुबह होते ही वो अपने आंगन में आती है और जोर जोर से अपने पति को आवाजें लगाती है। अरे अब क्या हो गया? मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और नहाने के बाद मैं बिना कपड़ों के घूमूं, यही चाहते हो तुम? हाँ, मैं समझ गया। 1 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में तुम्हारा बैग लेकर आता हूँ। संध्या का पति विवेक कुछ बड़बड़ाते हुए घर के अंदर जाने लगता है। मैं इस दुनिया का पहला ऐसा पति हूँ जो अपनी पत्नी के मायके जाने के बाद भी खुश नहीं है। क्या बड़बड़ा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। विवेक भागकर अंदर जाता है और संध्या का बैग लाकर दीवार की दूसरी तरफ फेंक देता है। इतने में वहां संध्या की माँ, उसकी भाभी और विवेक की भी माँ आ जाती हैं, जिन्हें देखकर संध्या कुछ नहीं बोलती और अपना बैग उठाकर चुपचाप वहां से चली जाती है।